साल 1971, लंदन शहर। ये वो दौर था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन कुछ चीजें हमेशा की तरह थीं, जैसे कि बैंकों की ऊंची अभेद्य दीवारें और उनमें बंद लोगों की मेहनत की कमाई और गहरे राज। इसी विशाल शहर के बीचों बीच एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो आज भी ब्रिटिश इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ये कहानी है लॉयड्स बैंक की, जो बेकर स्ट्रीट पर अपनी पूरी शान से खड़ा था। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक और बैंक था, एक वित्तीय संस्थान, लेकिन इसके तहखाने में करोड़ों पाउंड और अनगिनत ऐसे राजदफन थे जिनके बाहर आने से कई जिंदगियां तबाह हो सकती थीं। इस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सी दिखने वाली लेदर के सामान की दुकान से, जिसका नाम था लेसैक। यह दुकान लॉयड्स बैंक से सिर्फ 2 दरवाजे छोड़कर थी, इतनी करीब कि कोई शक भी न कर सके। दुकान का मालिक था एंथनी गेविन, एक पूर्व सैनिक और शौकिया फोटोग्राफर, जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का एक खतरनाक सपना था। लेकिन यह सपना किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर और दुस्साहसी दिमाग का था। गेविन ने एक ऐसा प्लान बनाया था जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता था, एक ऐसा प्लान जो हकीकत से कोसों दूर मालूम होता था। उसका इरादा था जमीन के नीचे से एक सुरंग खोदकर सीधे लॉयड्स बैंक के वॉल्ट तक पहुंचना। इस नामुमकिन लगने वाले काम के लिए उसे एक भरोसेमंद टीम की जरूरत थी। उसने अपने साथ जोड़ा रैग टकर को, जो पेशे से तो एक कार सेल्समैन था, लेकिन चोरों की दुनिया से उसके गहरे ताल्लुकात थे। फिर टीम में शामिल हुआ थॉमस स्टीफेंस, जिसे सुरंग खोदने का कोई पेशेवर अनुभव तो नहीं था, लेकिन वो किसी भी काम को अंजाम देने का जज्बा और हिम्मत रखता था। और आखिर में एक ऐसा शख्स जिसका नाम आज भी एक रहस्य है, जिसे सब लिटिल लेग्स के नाम से जानते थे। वो एक्सपर्ट था हर तरह के अलार्म सिस्टम को तोड़ने में। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा गिरोह बनाया जिसका मकसद था नामुमकिन को मुमकिन करना और इतिहास रचना। उनका प्लान सीधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक। लेसैक दुकान के बेसमेंट से उन्हें 40 फीट लंबी एक सुरंग खोदनी थी, जो सीधे बैंक के वॉल्ट के फर्श के नीचे तक जाती। उन्होंने इस काम के लिए वीकेंड चुना, जब बैंक बंद रहता था, सड़कें शांत होती थीं और शहर अपनी रफ्तार धीमी कर लेता था। शुक्रवार की रात 10 सितंबर 1971 को उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत की। दुकान के दरवाजे पर मरम्मत के लिए बंद है का बोर्ड लगा दिया गया और अंदर जमीन को तोड़ने का पहला निर्णायक वार किया गया। सुरंग खोदना कोई आसान काम नहीं था। जमीन के नीचे कंक्रीट, मिट्टी और पत्थरों की कठोर परतें थीं, जो उनके हर वार का जवाब दे रही थीं। उन्होंने लगभग 8 टन मलबा खोदा, जिसे वो बोरियों में भरकर दुकान के अंदर ही जमा करते रहे, ताकि बाहर किसी को भनक न लगे। काम करते वक्त वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि बाहर की दुनिया से जुड़े रहें और किसी भी खतरे का अंदेशा होने पर तुरंत आगाह हो सके। उनकी एक साथी, जो एक महिला थी, पास की ही एक छत पर बैठकर पुलिस की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही थी। वो उनकी आंख और कान थी। शनिवार की रात तक वो अपनी मंजिल यानी वॉल्ट के ठीक नीचे पहुंच चुके थे। अब उनके और खजाने के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी वॉल्ट के 3 फीट मोटे स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के फर्श को तोड़ना। इसके लिए उन्होंने थर्मल लांस का इस्तेमाल किया, एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण जो तेज गर्मी से स्टील और कंक्रीट को भी मक्खन की तरह पिघला सकता है। जैसे ही उन्होंने फर्श में छेद किया, वॉल्ट के अंदर का खजाना उनकी आंखों के सामने था। अंदर का नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था, किसी सपने जैसा। सैकड़ों सेफ डिपॉजिट बॉक्स, जिनमें नकदी, गहने और न जाने कितने लोगों के कीमती और खतरनाक राज बंद थे। उन्होंने एक एक करके बॉक्स तोड़ने शुरू कर दिए। कहते हैं कि उन्होंने लगभग 268 बॉक्स तोड़े। उस रात उस वॉल्ट के अंदर वो लंदन के सबसे अमीर लोग थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर बातचीत, उनकी हर फुसफुसाहट को कोई और भी सुन रहा था। रॉबर्ट रोलैंड्स, एक शौकिया रेडियो ऑपरेटर, अपने घर में आराम से बैठकर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैन कर रहा था, जो उसका रोज का काम था। तभी अचानक उसके रेडियो पर चोरों की बातचीत आने लगी। वो साफ साफ सुन सकता था कि कैसे वो एक दूसरे को निर्देश दे रहे थे, कैसे वो पैसों और गहनों के बारे में बात कर रहे थे। पैसा ही सब कुछ है ना? एक चोर ने कहा। रॉबर्ट को समझते देर नहीं लगी कि वो एक बहुत बड़ी चोरी को लाइव सुन रहा है। उसने तुरंत स्कॉटलैंड यार्ड
यानी लंदन पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि शायद ये कोई प्रैंक है या किसी रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग। रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। उसने चोरों की बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और पुलिस को दोबारा फोन किया, इस बार ज्यादा जोर देकर। इस बार पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने आसपास के 8 मील के दायरे में मौजूद 750 बैंकों की जांच करने का आदेश दिया। पुलिस की गाड़ियां बेकर स्ट्रीट से भी गुजरी, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। चोरों ने छत पर बैठी अपनी साथी की चेतावनी सुनकर कुछ देर के लिए काम रोक दिया था। पुलिस दरवाजे तक आई, लेकिन मरम्मत का बोर्ड देखकर और अंदर कोई आवाज न सुनकर वापस चली गई। सोमवार की सुबह जब बैंक के कर्मचारी अपने रूटीन काम पर आए, तब इस सदी की सबसे बड़ी और दुस्साहसी चोरी का खुलासा हुआ। वॉल्ट का दरवाजा बाहर से सुरक्षित रूप से बंद था, लेकिन अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। जमीन पर एक बड़ा सा छेद था और सैकड़ों सेफ डिपॉजिट बॉक्स खाली पड़े थे, उनके ताले टूटे हुए थे। खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इसे वॉकी टॉकी बैंक रॉबरी का नाम दिया। हर अखबार के पहले पन्ने पर इसी की चर्चा थी। अनुमान लगाया गया कि चोरी हुई रकम 3 मिलियन पाउंड के करीब थी, जो आज के हिसाब से 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पुलिस ने इतिहास की सबसे बड़ी जांच शुरू की। उन्होंने रॉबर्ट रोलैंड्स की रिकॉर्डिंग सुनी, ले सैक दुकान की तलाशी ली और वहां से मिले सबूतों के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश की। लेकिन फिर कहानी में एक अजीब और रहस्यमयी मोड़ आया। चोरी के सिर्फ 4 दिन बाद, जब यह खबर अपने चरम पर थी, ब्रिटिश सरकार ने एक डी नोटिस जारी कर दिया। ये एक सरकारी आदेश था जो मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से इस खबर को छापने से रोकता था। अचानक अखबारों और टीवी से यह खबर पूरी तरह गायब हो गई। ऐसा क्यों किया गया? एक इतनी बड़ी आपराधिक घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला क्यों बनाया गया? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। इस सरकारी चुप्पी के बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आईं। एक थ्योरी के मुताबिक एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में शाही परिवार की एक सदस्य की आपत्तिजनक तस्वीरें थीं और सरकार उन तस्वीरों को किसी भी कीमत पर बाहर आने से रोकना चाहती थी। कहा जाता है कि ये चोरी असल में MI5 यानी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने करवाई थी, ताकि वो उन तस्वीरों को हासिल कर सके। एक और कहानी ये कहती है कि एक बॉक्स में लंदन के अंडरवर्ल्ड और कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने जांच जारी रखी और 2 साल के अंदर एंथनी गेविन, रेग टकर और थॉमस स्टीफेंस समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें सजा भी हुई, लेकिन चोरी किया गया पैसा कभी बरामद नहीं हुआ। और वो चौथा सदस्य, लिटिल लेग्स, जो अलार्म का एक्सपर्ट था, वो कभी पकड़ा नहीं गया। उसका असली नाम और पहचान आज भी एक राज है, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या ये सिर्फ एक चोरी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या सरकार वाकई कुछ छुपा रही थी? बेकर स्ट्रीट की इस डकैती ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन उनके जवाब समय की धूल में कहीं खो गए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने होते हैं, बस जमीन के कुछ फीट नीचे दबे हुए। अब तक अदालत की कार्यवाही, गिरफ्तारी और आधिकारिक बयान इस कहानी को एक साधारण आपराधिक मामले के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि इस डकैती का असर सिर्फ चोरी हुए पैसों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने ब्रिटेन की सुरक्षा व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और यहां तक कि राजनीतिक माहौल पर भी गहरा प्रभाव डाला था। जैसे ही दोषियों को सजा सुनाई गई, सरकार और पुलिस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि मामला लगभग सुलझ चुका है और अब जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली सवाल वहीं के वहीं खड़े थे। आखिर इतने महीनों तक सुरंग खोदी गई और किसी को भनक तक कैसे नहीं लगी? क्या आसपास के लोगों ने वाकई कुछ नहीं सुना, या फिर किसी ने जानबूझकर अनदेखा किया? यह शक और गहरा तब हुआ जब कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि उन्हें मामले की रिपोर्टिंग से रोका गया था। कहा गया कि कुछ विवरणों को प्रकाशित करने पर अनौपचारिक दबाव डाला गया ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को उजागर न किया जाए। यह दावा कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जिन रिपोर्ट्स को अचानक हटा दिया गया था,
उन्होंने लोगों के मन में यह विश्वास और मजबूत कर दिया कि कहानी का एक हिस्सा अभी भी पर्दे के पीछे है। इसी बीच जिन लोगों के लॉकर तोड़े गए थे, उनमें से कुछ ने निजी तौर पर अपनी हानि की बात स्वीकार की, लेकिन सार्वजनिक रूप से चुप्पी बनाए रखी। कुछ कारोबारी वर्ग के लोग थे, कुछ विदेशी नागरिक और कुछ ऐसे नाम जिनका संबंध सामाजिक रूप से ऊंचे तबके से था। यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि शायद कुछ लॉकरों में ऐसी निजी तस्वीरें या दस्तावेज रखे गए थे जिनका सार्वजनिक होना कई लोगों के करियर और प्रतिष्ठा को खत्म कर सकता था। क्या यह संभव था कि चोरी के बाद किसी प्रकार का गुप्त समझौता हुआ हो? क्या कुछ सामग्री वापस की गई ताकि मामला आगे न बढ़े? इन सवालों के जवाब कभी ठोस रूप में सामने नहीं आए, लेकिन रहस्य की परतें और मोटी होती गईं। दूसरी तरफ इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा को लेकर भी नई बहस छेड़ दी। अगर एक गैंग महीनों तक सुरंग खोदकर सीधे वॉल्ट तक पहुंच सकता है, तो क्या बैंक सच में सुरक्षित है? उस समय की तकनीक आज जैसी उन्नत नहीं थी, लेकिन फिर भी यह घटना सुरक्षा प्रणाली की बड़ी विफलता मानी गई। कई बैंकों ने अपनी संरचना की समीक्षा की, भूमिगत अलार्म सिस्टम को मजबूत किया और आसपास की इमारतों की गतिविधियों पर ज्यादा नजर रखने की व्यवस्था की। बेकर स्ट्रीट की यह डकैती एक चेतावनी बन गई कि अपराध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि धैर्य और योजना से भी किया जा सकता है। गैंग के सदस्यों की सजा के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। जेल के भीतर और बाहर इस घटना को लेकर अलग अलग किस्से सामने आते रहे। कुछ लोगों ने दावा किया कि असली मास्टरमाइंड कभी पकड़ा ही नहीं गया। कुछ ने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए वे सिर्फ सामने के खिलाड़ी थे, असली दिमाग कहीं और बैठा था। यह भी कहा गया कि सुरंग का विचार अचानक नहीं आया था, बल्कि यह एक लंबे समय से तैयार की गई रणनीति थी, जिसमें बैंक की आंतरिक संरचना की जानकारी किसी अंदरूनी व्यक्ति ने दी थी। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन शक की यह रेखा कभी मिट नहीं पाई। समय के साथ यह घटना एक तरह की शहरी दंत कथा बन गई। किताबें लिखी गईं, जिनमें अलग अलग दृष्टिकोण से कहानी बताई गई। कुछ लेखकों ने इसे साहसी अपराध बताया, तो कुछ ने इसे नैतिक पतन का उदाहरण कहा। फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में इसे नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जहां रहस्य, रोमांच और राजनीतिक साजिश को और भी गहरा रंग दिया गया। हर प्रस्तुति में कुछ नया जोड़ा गया, कुछ हटाया गया, और इस तरह सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा और धुंधली हो गई। लेकिन असली असर उस मनोवैज्ञानिक बदलाव में दिखा जो जनता के भीतर आया। लोग अब हर बड़ी घटना के पीछे छिपी कहानी खोजने लगे। उन्हें यह एहसास हुआ कि जो सामने दिखता है वह पूरी तस्वीर नहीं होता। बेकर स्ट्रीट की सुरंग सिर्फ मिट्टी के नीचे नहीं बनी थी, उसने विश्वास की उस परत को भी काट दिया था जो नागरिकों को अपनी संस्थाओं पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। जब मीडिया रिपोर्ट्स अधूरी लगती हैं, जब कुछ नाम अचानक चुप हो जाते हैं और जब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती है, तो आम नागरिक के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। इस डकैती ने अपराध की दुनिया को भी एक संदेश दिया कि साहसिक और सुनियोजित योजनाएं इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसी योजनाओं का अंजाम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा कल्पना की जाती है। कुछ लोगों को सजा मिली, कुछ ने अपना हिस्सा खो दिया और कुछ नाम हमेशा के लिए रहस्य में खो गए। वर्षों बाद जब इस घटना को पीछे मुड़कर देखा गया, तो यह सिर्फ एक आपराधिक केस फाइल नहीं रही, यह एक प्रतीक बन गई उस दौर का जब ब्रिटेन सामाजिक और राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा था, जब सत्ता और मीडिया के बीच संबंधों पर सवाल उठ रहे थे और जब जनता का भरोसा बार बार परखा जा रहा था। बेकर स्ट्रीट की वह सुरंग अब भर दी गई थी, लेकिन उसके सवाल आज भी खुले हैं। क्या सच पूरी तरह सामने आया था, या फिर कुछ पन्ने हमेशा के लिए सीलबंद फाइलों में बंद कर दिए गए? और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है कि यह हमें यकीन नहीं करने देती कि हमने सब जान लिया है। हर बार जब इस घटना का जिक्र होता है, तो कोई न कोई नया दृष्टिकोण सामने आता है, कोई नई थ्योरी, कोई नया शक। और इसी अनिश्चितता में इस डकैती की असली विरासत छिपी है, क्योंकि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, वे बस इतिहास के पन्नों में एक अधूरी गूंज बनकर रह जाते हैं। और बेकर स्ट्रीट की वह रात भी ऐसी ही एक गूंज बन चुकी है।